आखिर में इस सब में इन्वॉल्व हुआ ही क्यों? 30 साला बहराम शाह ने जस बस हुए खुद से सवाल किया था, मगर इसे कोई जवाब नहीं मिला। शेरवानी पहनने से इसने खुद ही इनकार कर दिया था और इस वक्त वो सफेद रंग की शलवार कमीज में मौजूद था। कंधों पर ब्राउन रंग की एक शॉल ओढ़ रखी थी जो सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए थी। नीचे हवेली भर में सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। सिर्फ एक वही था जो आवारा गर्द की तरह बाहर लॉन में भटक रहा था। खाला जान इसे कमरे में ना भेज दी तो इसका सुबह तक वहीं टहलने का इरादा था। अब ये सब तो करना ही पड़ेगा, आखिर मेरी शादी की पहली रात है। दिल कड़ा करके इसने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया, मगर अंदर दाखिल होते ही इसके 14 तबक रोशन हुए थे। वो जो ये सोचकर बैठा था कि अंदर इसकी कम उम्र बीवी अपने सुर्ख जोड़े का घूंघट चेहरे पर गिराए इसका इंतजार करे होगी, कमरा फूलों से मौतर होगा, तो ऐसा कुछ भी ना था। अंदर का मंजर अजीब था। बेड के दोनों अतराफ में लगी हुई खूबसूरत फूलों की लड़ियां नोच नोच कर फेंक दी गई थी, जैसे किसी बच्चे ने शरारत की हो। कमरे के वस्त में रखे हुए शानदार बेड के ऊपर एक नहीं 3-3 नफूस महवे आराम थे। वो हैरान होता हुआ चंद कदम चलकर आगे आया। नाइट बल्ब के साथ एक और धीमी सी लाइट भी ऑन रखी गई थी। शायद कमरे में सोने वालों को अंधेरे से खौफ आता था। बहराम शाह के माथे पर बल पड़े। बेड पर इसकी दोनों बहनें निमरा और फरवा आरी तिरछी होकर सो रही थीं। दोनों की उम्रें 16 और 17 साल की थी। इनसे जरा फासले पर एक और नफूस भी टेरा मेरा होकर सोया पड़ा था। बहराम शाह चंद कदम चलकर बेड के दूसरे सिमत आया तो इस तीसरी लड़की का चेहरा वाज़ह हुआ। बहराम का दिमाग भग से उड़ा। वो इसकी दुल्हन थी, मेहरमा मेरान शाह, जिसे इस हवेली में हर कोई मेहरू कहकर बुलाता था। इसके चेहरे पर किया गया मेकअप अब भी वही था। कुछ ज्वेलरी उतारकर लापरवाही से साइड टेबल पर रखी गई थी, बाकी अभी भी इसके गले और कानों में मौजूद थी। सुर्ख अरूसी जोड़ा पहने वो बेखबर सो रही थी। एक हाथ लापरवाही से बेड से नीचे लटका रखा था। चेहरे पर मासूमियत और फितरी बेसाख्तगी थी। बहराम शाह को जी भरकर अफसोस हुआ। कहा भी था खाला जान से कि इस 18 साल की कम उम्र दोशीज़ा के साथ मेरा निकाह मत करवाएं, मगर पता नहीं क्यों सारी रवायात की पासदारी मैंने ही करनी होती है। वो सख्त झंझला गया था। सारे मूड का बेड़ा गर्क हो गया था। वो मूड जिसने बनाया ही बड़ी मुश्किलों से था। इसे सामने लेटी मेहरू से शदीद बेजारी महसूस हुई। कमरे में सोने के लिए और कोई जगह नहीं थी, सिर्फ एक काउच था, मगर इसका दिल इतना बुरा हुआ था कि वो लंबे लंबे कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। इसे मेहरू पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर मेहरू से ज़्यादा शदीद गुस्सा इसे अपने आप पर था। आखिर में इतना मजबूर हुआ है क्यों? लंबे लंबे डग भरता वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे लिविंग रूम के सोफे पर आन बैठा था। हवेली में छाए सन्नाटे और खामोशी ने इसके दिल की हालत अजीब करनी शुरू कर दी थी। बहराम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अपने कमरे में क्यों नहीं गए? खाला जान की फिक्रमंद आवाज़ पर भी इसने अपना सर ऊपर नहीं उठाया। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। बहराम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने तुमसे कहा भी है कि आज तुम्हारी शादी की रात है। माना कि इस शादी में तुम्हारी रजामंदी नहीं, मगर अब इस रिश्ते को निभाना तो पड़ेगा। मेहरू जैसी हसीन और कम उम्र बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। खाला कहते कहते इसके ऐन सामने आकर खड़ी हो गई थी। बहराम शाह ने एक झटके से सर उठाया। सामने खड़ी ज़किया बेगम साकित रह गई। बहराम शाह की आंखें सुर्ख हो रही थीं और चेहरे के तासुरात अजीब से थे। मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं? कमरे में जाकर खुद ही देख लें कि आपकी लाडली ने क्या किया है। वहाँ मेरे ठहरने का कोई जवाब ही नहीं बनता। वो संजीदा और दो टोक अंदाज में बोला था। ज़किया बेगम चुप सी हो गई। बहराम शाह के सामने कोई भी ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। ये तो बस इन्हीं की हिम्मत थी कि वो इसे मजबूर कर सकती थी। बचपन से लेकर आज तक अपनी गोद में जो पाला था इन्होंने बहराम को। हैरान होते हुए देखकर वो खामोशी से बहराम शाह के कमरे की तरफ पलट गई थी, और जब इन्होंने दरवाज़ा खोलकर अंदर का मंजर देखा तो इनका अपना सर पीट लेने का दिल चाहा। अंदर मौजूद इनकी बेटी गहरी नींद में थी, जिसके आज शादी की पहली रात थी।
और इसने अपने साथ अपने दोनों नंदों को भी वहीं सुला लिया था। मना भी किया था मैंने मेहरू को, मगर पता नहीं ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं सुनती। वो बुरी तरह से झंझला गई थी। बेहराम को समझाने की गर्ज से वो तेजी से पलटकर नीचे आई थी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो सोफे से उठकर अपनी शॉल कंधों पर ले रहा था। बेहराम, मेरी बात सुनो, मेहरू को भी शादी के तकाजों का इल्म नहीं है। मैं भी इसे बताना भूल गई। सहेली तो इसकी कोई है नहीं, ना वो ज़्यादा चालाक है। तुम खफा मत हो, मैं खुद इसे समझा दूंगी। कलाई पर पहनी घड़ी में वक्त देखते बहराम शाह ने मुड़कर संजीदगी से ज़किया बेगम को देखा। ये सब तो मैं आपसे कहता था कि मैं 30 बरस का हूँ और मेहरू सिर्फ 18 साल की। हमारा कोई जोड़ नहीं, लेकिन ये हवेली और इसके असूल भला दिल और इसके जज्बात को कहाँ मानते हैं। आप भी मत मानिए और नतीजा देखें। अपनी जिद का वो ठंडे बेतासुर अंदाज में कहते पलटकर लिविंग रूम से बाहर निकल गया। रात की तारीकी में इसका साया गुम हुआ तो ज़किया बेगम के लबों से एक गहरी सांस आज़ाद हुई। थके थके अंदाज में वो वहीं सोफे पर बैठ गई थी। कमरे में जाने की हिम्मत भी ना हुई। वहीं बैठे बैठे इन्होंने पूरी रात काट दी। वो बहराम शाह की वापसी की मुंतज़र थी, मगर वो सुबह तक भी वापस न आया। सुबह हवेली में चहल पहल होना शुरू हुई। मुलाजमीन जागे तो वो अकड़े हुए वजूद को संभालती बहराम शाह के कमरे की तरफ आई, जहां वो तीनों अभी तक बेखबर गहरी नींद में थीं। ज़किया बेगम को शदीद गुस्सा आया। इन्होंने आगे बढ़कर निमरा और फरवा को झंझोड़ कर उठाया था। उठो लड़कियों, ये कोई जगह है सोने की? कल तुम्हारे भाई की शादी हुई और तुम डेरा डालकर इसी के कमरे में सो गई। मुझे तो इस मेहरू की समझ नहीं आती, आखिर ये बड़ी कब होगी। इनके डांटने पर वो तीनों ही जमाइयाँ लेती उठ खड़ी हुई। निमरा और फरवा ने एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर दोनों के तोते उड़ गए। हमने मना किया था, मगर मेहरू ने कहा कि जब तक बहराम भाई कमरे में नहीं आते हम इसके साथ रहें। इसे डर लग रहा था, इसलिए हम यहाँ रुक गए। निमरा और फरवा ने बेचारगी से ज़किया बेगम को देखते हुए इत्तला दी थी। इन्होंने दोनों को बुरी तरह से घूरा। चलो अब निकलो यहाँ से, मुझे मेहरू से कुछ बात करनी है। ज़किया बेगम के कड़क जुमलों पर दोनों सर पर पैर रखते कमरे से भाग गई थी, जबकि मेहरू बुरे बुरे मुंह बनाती उठ बैठी थी। भूख लगी अम्मी जान, मुलाजिम से कहकर मेरा नाश्ता बनवा दें। और क्या अभी तक ये ड्रेस पहनना ज़रूरी है? मैं तंग हो गई हूँ इस ड्रेस में। आपका लाडला भांजा तो कमरे में आया ही नहीं। वो नींद में डूबी आवाज़ में बेजारी से कह रही थी। कानों में पहना हुआ झुमका बेदिली से उतार कर साइड टेबल पर पटका था। ज़किया बेगम ने नापसंदीदगी से इसके इस अमल को देखा। मेहरू, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया है? कल तुम्हारी और बहराम शाह की शादी की पहली रात थी। दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में किसी को नहीं सुलाते और तुमने निमरा और फरवा को यहाँ सुला लिया। तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें अंदाज़ा ना हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन्होंने कड़क अंदाज में कहा था। मेहरू ने बेसाख्ता माँ से निगाहें चुराई। बच्ची तो वो वाकई नहीं थी। इसने निमरा और फरवा को कमरे में रोके रखा था। वो जानती थी जब वो अपनी दोनों बहनों को कमरे में देखेगा तो दरवाजे से वापस पलट जाएगा, और वो कामयाब रही थी। मैंने आपसे कहा था मुझे बहराम शाह से शादी नहीं करनी। शक्ल देखी आपने इसकी, हर वक्त माथे पर बल पड़े रहते हैं। चेहरा देखो तो बल गिनने पड़ते हैं। पहले की बात की जाए या नहीं, सख्त खरूस आदमी के साथ अकेले में यहाँ पर वक्त गुजारती, खून पी जाते वो मेरा। मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इनके साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। वो जिद्दी अंदाज में कहते कंबल पड़े फेंकते उठ खड़ी हुई। दरवाजे से अंदर दाखिल होते बहराम शाह के कदम वहीं जम कर रह गए। आहट पर ज़किया बेगम ने मुड़कर देखा और बहराम शाह को देखते ही इनका दिमाग भग से उड़ा। बेटी ने कुछ देर पहले जो फरमान जारी किया था वो इस लायक हरगिज नहीं था कि इनका दामाद सुनता। बहराम शाह के चेहरे के तासुरात एकदम सख्त पड़े थे। अरे बहराम कहाँ गए थे? पूरी रात में तुम्हारा इंतज़ार करती रही, वो माजत ख्वाना अंदाज में बोलते आगे बढ़ी थी। बहराम शाह की बर्दाश्त जवाब दे गई। कंधे पर पड़ी शॉल उतार कर इसने सोफे पर पटकने वाले अंदाज में फेंकी थी। ज़किया बेगम की तरफ एक भी निगाह उठाए इसने गहरी नज़र से मेहरू को देखा, जो अब आपने उलझे हुए बालों में से पिने निकाल रही थी।
बहराम शाह की तरफ से अपना पूरा रुख मोड़े वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देख रही थी। खालाजान, मुझे और मेरू को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ते, मैं बहुत थका हुआ हूँ। इसने दो टूक अंदाज में ज़किया बेगम को कमरे से निकल जाने का कहा था। वो शर्मिंदा सी हो गई, मगर बहराम शाह जो कह चुका था इस पर अमल करना इनकी मजबूरी थी। बेशक वो अदब करता था, मगर इसका दिया हुक्म घर के बड़े भी मानते थे। खालाजान ने बेबसी से एक नज़र मेहरू की तरफ देखा। खुदाई तुम्हें संभाले मेहरू, सारे किए कराए पर पानी फेर देती हो। इतनी मुश्किल से तुम्हारे जोड़ का अच्छा रिश्ता ढूंढा था, मगर पता नहीं तुम कदर क्यों नहीं करती। वो सर झटकते कमरे से बाहर निकल आई थी। इन्हें अफसोस हो रहा था, इस खानदान और हवेली का असूल था कि यहाँ की बेटियां गैर खानदान में नहीं ब्याई जाती थी। जोड़ हो या ना हो, शादियां अपने खानदान में की जाती थी। और मेहरू, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, इसके जोड़ का खानदान में और कोई लड़का ना था। अगर कोई था भी तो 12 या 13 बरस का। 18 साल की इस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश में ज़किया बेगम बुरी तरह से हलकान हो गई थी। बहराम शाह जो शादी के नाम से ही चढ़ता था, इन्होंने किस तरह अपने इस भांजे को मनाया था ये वही जानती थी। वो इनकी बहन का बेटा था। ज़किया बेगम और रुकैया बेगम दोनों ब्याह कर एक साथ ही इस हवेली में आई थी। मिरान अली शाह इनके शौहर जवानी में चल बसे तो बहराम की माँ रुकैया बेगम शादी की इब्तदाई दिनों में ही चंद साल के बहराम को छोड़कर रात के अंधेरे में हवेली से निकल भागी थी। इस हवेली की सख्तियाँ इनकी रूह में दरारें डालती थी। वो बर्दाश्त न कर सकीं और आज़ादी की ख्वाहिश में न जाने कहाँ चली गईं। इस बात का सदमा बहराम के दिमाग पर ऐसा रासिख हुआ था कि वो औरत ज़ात से नफरत करने लगा था। यही वजह थी कि 30 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए थे। वो शादी करना ही नहीं चाहता था। ये तो ज़किया बेगम बेटी के हुस्न और इसकी लापरवाह फितरत को देखते मजबूर हुई थी, और इन्होंने अपनी परवरिश का वास्ता देते हुए बहराम शाह को मजबूर कर दिया था कि वो इनकी बेटी से निकाह करे। ठग से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो ज़किया बेगम ने पलट कर देखा। बहराम शाह ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। इनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। बहराम शाह के गुस्से से हर कोई वाकिफ था। वो जानती थी अब मेहरू के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। गहरी सांस लेते वो पलट कर नीचे चली आई। दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। अंदर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने चूड़ियाँ उतारती मेहरू के हाथ एक पल के लिए कांपे थे। पता नहीं खुद को क्या समझता है अकड़ू, मैं तो नहीं डरती इससे। दिल कड़ा करते इसने रुख मोड़कर देखा। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे कमरे के बीचों बीच खड़ा इससे ही देख रहा था। क्या कह रही थी मेरे बारे में? अकड़ू हूँ, खरूस हूँ, मेरे माथे पर बल पड़े रहते हैं, और मेरे चेहरे के बारे में भी कुछ और कहा था तुमने ना? वो सख्त लहजे में बोलता आगे बढ़ा। मेहरू की सीटी गुम हुई। हाँ, तो इसमें गलत किया है? ज़रा आईने में अपने आप को देखें। मुझे ऐसी कम उम्र मासूम सी लड़की आपको इस रूप में देखकर भला कबूल करेगी? मुझे तो इस रिश्ते पर ही एतराज़ था। खौफ आता है मुझे तो आपसे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ख़ानदान की हर लड़की को आता है। इसलिए तो 30 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई आपकी। जो मुंह में आया वो बोलती चली गई। बहराम शाह के माथे के बल गायब हुए, मगर चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हो गए। इसकी स्याह आंखें मेहरू पर गड़ी थीं, जो नर्वस होने के बायस सुर्ख पड़ रही थी। और क्या क्या जानती हो मेरे बारे में तुम? वो धीरे धीरे कदम उठाता ऐन इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। दोनों का दरमियानी फासला चंद इंच का रह गया। मेहरू के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। माहौल एकदम बोझल सा होने लगा। इस सब का तो इसने सोचा भी ना था। बहराम शाह की कुर्बत सहना आसान नहीं था। वो इस पर हावी होने लगा था। इसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक मेहरू को सहरज़दा करने लगी। और ये भी कि आपकी माँ बचपन में घर से भाग गई थी, जिसकी वजह से आपको औरत ज़ात से नफरत हो गई है। शायद मुझसे भी आप इसी वजह से बुरा सलूक करेंगे। कमरे की फ़िज़ा में जैसे कोई ज़लज़ला आया था। बहराम शाह के मजबूत वजूद में दरार पड़ी। बेख्तियार ही इसका दायां हाथ उठा था। बकवास बंद करो। मेहरू ने घबरा कर 2 कदम पीछे हटाए। जल्दी में इसे समझ आया था इसने क्या कह दिया, मगर अब देर हो चुकी थी। सामने खड़े बहराम शाह की आंखों में खून उतर आया था। अगर आज के बाद तुमने मेरी माँ के बारे में कोई बात की
तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझी? एकदम इसने मेहरू की गर्दन दबोची थी। मेहरू का दिल उछलकर हलक में आ गया। सारी हदायतें, सारी एहतियातें याद आईं जो ज़किया बेगम ने समझाई थी। बहराम की माँ के बारे में कोई बात मत करना। मेहरू ने बेबसी से आंखें मींची। अब क्या हो सकता था, वो इसे गुस्सा दिला चुकी थी। पता नहीं अब वो मेरे साथ क्या सलूक करे। लड़ते हुए वो यही सोच रही थी कि आंखें मींचे वो पूरी तरह से तैयार थी। बहराम शाह ने लब भींचकर इसके लड़ते वजूद को देखा और एक झटके से इसकी गर्दन छोड़ दी। इसे पीछे की सिमत धकेला था। वो लड़खड़ा कर ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़े स्टूल पर ढेर हुई। कोशिश करना कि मेरे सामने मत आना, वरना जो खूबसूरत चेहरा है ना तुम्हारा, कहीं मैं इसे बिगाड़ न दूं। उंगली उठाकर इसे धमकाते इसने मेहरू का खून खुश कर दिया था। स्टूल पर बैठी मेहरू ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं आऊंगी सामने, बिल्कुल नहीं आऊंगी। बहराम शाह ने बस एक नज़र इसे देखा और तेजी से पलट कर कमरे से बाहर निकल गया था। अरे बहराम, तुम शादी की इतनी सुबह कमरे से निकल कर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? फूफो जान इसके कमरे के बाहर खड़ी थी। इनके पीछे एक मुलाजिम भी था जिसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। ठिठोलती हुई निगाहों से इन्होंने बहराम का जायजा लिया। दिल में एक हुक सी उठी थी। ऐसा हीरे जैसा लड़का कितने बरसों से इनकी ख्वाहिश थी कि इनकी इकलौती बेटी से शादी कर ले, मगर ज़किया बेगम। नफरत की एक लहर इनके वजूद में जागी, मगर इन्होंने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए रखी। सामने खड़े बहराम ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के तासुरात कंट्रोल किए। मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए जा रहा हूँ। वो कतरा कर निकलना चाहता था जब फुप्पो ने एक दफ़ा फिर इसे आवाज़ दी। अरे मगर नाश्ता तो करते जाओ। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इतनी सुबह सुबह कौन जाता है? अभी तो हमने तुम्हारी कुछ रस्में भी करनी है। वो मज़ीद भी कुछ कह रही थी, मगर बहराम ने इनकी बात नहीं सुनी। नफ़ी में सर हिलाकर खाने से इनकार करते वो तेज़ी से आगे बढ़ गया था। महनाज बेगम की मुस्कुराहट सिमटी, कुछ तो गड़बड़ है। शादी की सुबह बहराम का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मेहरू तो बहुत हसीन और कम उम्र बीवी है, मगर इतनी भी बेवकूफ़ भी है। कोई ना कोई कारनामा कर दिया होगा। एक खुशी की लहर इनके अंदर फूटी थी। चेहरे पर एक दफ़ा फिर मसनूई मुस्कुराहट चिपकाए इन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। अब बाकी के सवाल जवाब इन्हें मेहरू से करने थे। अरबाज अली शाह ने अपने कमरे से निकलते बहराम शाह को बगौर देखा था। इनके माथे पर बल नमूदार होने लगे। कहाँ जा रहे हो बहराम? इन्होंने खूबरू जवान बेटे को पास से गुजरते देखकर रोका था। वो वादे नाख्वास्ता रुका, बस ज़रा बाहर जा रहा था। हवेली में पिछले 2 रोज़ से रुका हुआ हूँ। शादी की फजूल रस्मों की वजह से और दिल तंग हो रहा है। इसने बाप को झूठ बोलने की भी ज़हमत नहीं की थी। अरबाज अली शाह ने बगौर इसके चेहरे का जायज़ा लिया। हाँ तो क्यों रुके हुए हो? हवेली में ऑफिस ज्वाइन करो, शादी हुई थी को हो गई। अब क्या तुम बीवी के पल्लू से लगकर बैठ जाओगे? मर्दों की ये शान नहीं होती। इनकी बात पर बहराम ने चौंक कर सर उठाया था। इनके अंदाज में सख्ती थी। बहराम को याद आया इन्होंने कभी इसकी शादी पर ना तो जोर दिया था और ना ही कभी इसकी शादी में दिलचस्पी दिखाई थी। ये ज़किया बेगम थी जिन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती पहले भी रिश्ते दिखाए और अभी मेहरू के साथ इनका नाता जोड़ दिया था। बहराम ने अपना सर झटका। बाबा जान, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा। खाला जान को फिर आप संभाल लीजिएगा। बकौल इनके अभी काफ़ी रस्में होनी बाकी हैं। वो चिढ़ा हुआ था। हवेली में मेहमान भी काफ़ी सारे जमा थे और अभी मज़ीद मेहमानों ने आना था। अभी तक तो शादी की सजावट भी ख़त्म नहीं की गई थी। अरबाज अली शाह ने चाय की प्याली मेज़ पर रखी। औरतों को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाते, ख़ास तौर पर शादी की शुरुआत के दिनों में, वरना अंजाम अच्छा नहीं होता। तुम अपने काम पर ध्यान दो। ज़किया ने कुछ कहा तो इसे मैं संभाल लूँगा। इन्होंने बहराम को खुली छूट दे दी थी। और तो चाहता है। बाप की कहते वो सर हिलाकर हवेली से बाहर निकल आया। इसने चेंज तक नहीं किया था, मगर वो अपने कमरे में जाकर दोबारा मेहरू से सामना नहीं करना चाहता था। कुछ देर यूं ही बाहर गाड़ी में बैठकर सिगरेट पीने के बाद इन्होंने अपना रुख शहर की तरफ कर लिया था। गांव और शहर का दरमियानी फासला 45 मिनट का था।
इसने अपना कारोबार शहर में फैला रखा था, मगर हवेली को नहीं छोड़ा था। ऑफिस जाने से पहले वो अरसलान के घर चला आया। इतनी सुबह सुबह अपने फ्लैट के दरवाजे पर बहराम शाह को देखकर वो चौंक उठा। बस कर दे यार, तेरा कारोबार पहले ही शहर भर में फैल चुका है और कितना कमाएगा। शादी की अगली सुबह कौन दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है? अरसलान ने मसनूई खफगी से देखते कहा। बहराम शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। अरसलान इसका जिगरी दोस्त था, इसके फ्लैट पर रहता था, इसलिए बेतकल्लुफ़ी थी। अभी भी वो किचन कैबिनेट से निकाल कर अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। मेरे लिए भी एक पैंट और शर्ट इस्त्री कर दो, ऑफिस जाना है। कॉफ़ी का मग लबों से लगाते इसने अरसलान को हुक्म दिया। वो नाकदाना निगाहों से दोस्त का जायज़ा ले रहा था। अंदाज़ा तो इससे भी हो रहा था कि शादी की पहली रात कोई खुशगवार नहीं गुजरी और बहराम शाह तो शादी के लिए रेडी होकर वॉशरूम से निकला और अरसलान भी तैयार हो चुका था। तो फिर क्या मुंह दिखाई दी भाभी को, या वो भी लेना भूल गए? गाड़ी में बैठते अरसलान ने सवाल किया। बहराम शाह के माथे पर बल पड़े। वो मुंह दिखाई के लायक नहीं है, शादी हो गई है काफ़ी है। वो सख्त नाराज़ था। अरसलान के चेहरे पर अफसोस फैला। देखो बहराम, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता वैसा ही हो जैसा हमने सोच रखा है। तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तुम्हारा हाल भी ख़राब हो जाएगा। मेहरू तुम्हारे अपने ख़ानदान की लड़की है, कम उम्र है, कच्चा जहन है, जिस सांचे में डालोगे ढल जाएगी। और लड़कियां तो मोहब्बत की दीवानी होती हैं। अपने रवैये को बेहतर कर लो, वरना अकेले ही रह जाओगे। एक हम है जिनको रिश्ता देने को ही कोई तैयार नहीं, और एक तुम हो ना चाहते हुए भी इतनी हसीन लड़की मिल गई। वो मसनूई आह भरकर बोला। बहराम ने सर झटका, मगर अरसलान की बातें इसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। पूरा दिन ऑफिस में भी बार बार इसका जहन भटक कर हवेली की तरफ जाता रहा। इसने तो मुंह दिखाई का कोई तोहफा लेने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। शाम तक वो अपने ख्यालात से थक चुका था। वो फितरी तौर पर औरतों की इज्जत करने वाला था और रिश्ते निभाने वाला शख्स था। अब ये रिश्ता भी चाहे ज़बरदस्ती बना था, मगर इसे निभाना तो था ही। अरसलान को इसके फ्लैट पर ड्रॉप करते वो नज़दीकी मार्केट चलाया। बाद ननख्वास्ता इसने एक अंगूठी खरीदी थी। मेहरू की उंगलियों का नाप इससे मालूम नहीं था। अंदाजे से सुर्ख डबिया अपने कोट की जेब में डालते इसने रुख वापस हवेली की तरफ मोड़ा। शाम के 5 बज रहे थे जिस वक्त वो हवेली में दाखिल हुआ। गाड़ी गैराज में खड़ी करके वो बाहर निकला। अचानक ही एक बॉल कहीं से आकर इसके माथे से टकराई। बहराम शाह के 14 तबक रोशन हुए। नागवारी की एक तेज लहर इसके वजूद में जागी। कौन है ये, क्या हरकत है? वो एकदम बिफड़ कर बोला। लॉन में आती खिलखिलाहटों की आवाज़ें अचानक खामोश हुई। बहराम को समझने में देर न लगी कि ये किसका कारनामा हो सकता था। बाल ज़मीन पर गिरी थी। सख्त नागवार अंदाज में बॉल को हाथ में उठाए वो लॉन की सिमत चलाया, जहां बैट हाथ में लिए मेहरू इससे ही देख रही थी। गुलाबी रंग की खूबसूरत फ्रॉक और लंबे स्याह बाल जो बिखरे हुए थे, दुपट्टा सर पर लेने की कोशिश में बार बार सरका जा रहा था। वो परेशान थी या परेशान होने की अदाकारी कर रही थी। बहराम शाह का मूड शदीद ख़राब हो गया। आंखें तो खोल कर देख लिया करो, और ये मुलाजमीन की मौजूदगी में यहाँ लॉन में क्रिकेट क्यों खेल रही हो? चलो अंदर। बहराम की सख्त आवाज़ पर बैट फेंकते वो अंदर के समत भागी थी। इसके साथ फरवा और निमरा भी थी। तुम्हें कहा भी था भाई डांटेंगे, इनके आने का वक्त हो रहा है, मगर तुम सुनती नहीं। फरवा ने मेहरू का बाजू दबोचा था। अरे बस भी करो, तुम्हारा भाई ख्वामखा ही अकरू बनता है, कुछ नहीं कह सकता ये मुझे। वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोली थी। ये और बात के दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ कदमों के फासले पर अंदर आते बहराम शाह ने ये जुमला सुना। इसे शदीद गुस्सा आया। माथे और सर में दर्द की टीसें उठने की लगी, मगर ये लड़की इससे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मेहरू, मेरे लिए चाय बर्गर बनाकर कमरे में ले आओ और देर मत करना, फौरन आओ, इसने पीछे से आवाज़ देकर पुकारा था। वो मुड़ी और बहराम शाह को सीधा अपनी तरफ देखते पाकर ठिठक गई। हल्का सा खौफ अंदर नमूदार हुआ, घबराहट चेहरे पर फैली, मगर वो मजीद
कुछ भी कोई बोले बगैर इसके पास से गुजरता अंदर अपने कमरे की सिमत चला गया था। फरवा और निम्रा मौके से गायब हो गई। मरता क्या न करता कि मज़दाक वो किचन में चली आई। हर वक्त हुक्म जमाते रहते हैं मेरे ऊपर। अम्मी को भी यही अकड़ू शख्स मिला था मेरे लिए। वो शदीद घबराहट का शिकार थी। सुबह से तो इसने शुक्र किया था कि बहराम शाह अपने ऑफिस चला गया। चाय लेकर वो कमरे में आई तो वो चेंज कर चुका था। बेड पर नीम दराज मोबाइल हाथ में थामे वो इसमें मगन था। मेहरू ने आहिस्तगी से चाय की प्याली टेबल पर रखी। आपकी चाय? वो तेजी से पास से पलटना चाहती थी जब बहराम ने यखलत इसकी कलाई थामी। माजरत ही कर लो, इतनी जोर का बॉल मारा था तुमने मेरे सर पर। ये लड़कों वाले सारे शौक क्यों पाल रखे तुमने? कलाई को थामे रखने इसने मेहरू को देखते सवाल किया। लहजे में नरमी नहीं थी। मेहरू का दिल डूबने लगा। आपको इससे क्या? मेरे जो भी शौक हो मैंने कभी आपसे पूछा है? आप घर से बाहर क्या करते हैं? सब मुझ पर हंस रहे थे कि एक रात की दुल्हन को छोड़कर दूल्हा काम पर चला गया। मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर गए? मेहरू ने फटाफट जवाब दिया और फिर इसका दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। अनजाने में इसने ये क्या कह दिया था। बहराम के चेहरे पर पहले हैरत और फिर खुशगवार तासुर फैला। वाइस्तगी से उठ खड़ा हुआ। अच्छा तो तुम्हें याद आ गया कि तुम मेरी बीवी हो। कल रात जो कुछ किया था वो याद नहीं मेरी बहनों को? अपने कमरे में सुला लिया था तुमने। पूरी रात बाहर गाड़ी में बैठा रहा। हुरैन इसके सामने खड़ा हुआ। मेहरू ने घबरा कर दाएं बाएं देखा एक दफ़ा। फिर बहराम की पर्सनालिटी के सामने वो कमज़ोर पड़ रही थी। हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? मुझे आपने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। सब मुझसे पूछ रहे हैं। और बोलते बोलते चंद कदम पीछे खिसकी मगर बहराम ने इससे बाजू से पकड़कर अपने सामने लाया। तुम्हारा गिफ्ट ये लो, बादे नरख्वास्ता। इसने जेब से अंगूठी निकाल के मेहरू के सामने रखी। ये सब कुछ इतना बुरा नहीं है जितना वो तसव्वुर कर रहा था। सामने खड़ी लड़की जो इसकी बीवी थी बेहद हसीन थी। न जाने कब के सोए पड़े जज्बात जागने लगे। बहराम शाह ने आहिस्तगी से इसके सफ़ेद मरमरी हाथों में गोल्ड की रिंग पहनाई। ये तो खुली है और डिज़ाइन भी अच्छा नहीं है। मेहरू ने अंगूठी को देखते हुए मुंह बनाकर कहा। बहराम शाह के जागते जज्बात पर ओस पड़ी। ये लड़की कुछ भी बगैर सोचे समझे बोल देती थी। अच्छी नहीं है तो वापस कर दो। बहराम को हल्का सा गुस्सा आया था। मेहरू ने सर उठाकर इससे देखा। हाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पकड़े अपनी अंगूठी। वापस शॉपिंग करना आती नहीं। इससे अच्छा तो मेरे पैसे दे देती। वो तनफन करती कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही इसने सुकून भरा सांस लिया। पता नहीं बहराम शाह के सामने क्या होने लगा था। ऐसे तो वो चिढ़ पता नहीं बहराम शाह के सामने क्या होने लग जाता था। इसलिए तो जो मुंह में आता था कह देती थी। गहरे गहरे सांस लेती वो सीढ़ियां उतर कर तेजी से नीचे चले गए जबकि अंदर वो अंगूठी हाथ में पकड़े हैरान निगाहों से दरवाजे की सिमत देखता रहा था। नागवारी का शदीद एहसास इसे अपनी लपेट में ले रहा था। इसने झुकने की कोशिश की, रिश्ते को अपनाने की कोशिश की थी मगर लगता था मेहरू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इंतहाई गुस्से से अंगूठी को एक तरफ फेंकते वो बेड पर ढेर हो गया था। साथ रखी हुई चाय भी इसने पीने की जहमत नहीं की थी बल्कि इंटरकॉम उठाते मुलाजमा को गरज कर अपने दिए दूसरी चाय लाने का कहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और कोई अंदर दाखिल हुआ। चूड़ियों की खनखनाहट सुनते बहराम ने लब भींचे। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी। मैंने मुलाजमा से कहा था चाय लाने का। वो नफरत भरे अंदाज में बोला था। नजरें हनूज मोबाइल पर जमी थी। मैं हूँ सफीना, मैं चाय बना कर लाई हूँ आपके लिए। जब घर में इतनी सारी लड़कियाँ मौजूद हैं तो आप मुलाजिम से चाय क्यों बनवा रहे हैं? खनखनाती हुई आवाज़ पर बहराम शाह ने सर उठाया। वो फूफो की बेटी थी। इससे उम्र में 2 या 3 साल छोटी थी। सुर्ख रंग का खूबसूरत लिबास पहने इसने तेज लिपस्टिक लगा रखी थी। दुपट्टा सर पर ले रखा था मगर सामने से बालों का स्टाइल बना हुआ था। बहराम शाह ने गहरी सांस ली। तो कब आई फूफो? ने बताया नहीं कि तुम आ रही हो। वो सीधा होकर बैठ गया। सफीना ने लबों पर मुस्कुराहट सजा ली।
बस आज ही आई हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम था, वरना आपकी शादी में ज़रूर शिरकत करती। अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं तो हॉस्टल में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब हवेली में ही रहूँगी, वो इत्मीनान से कह रही थी। नज़रें बहराम शाह के वजूद का जायज़ा ले रही थी। इन निगाहों में हसरत थी, वो बहराम को पसंद करती थी चुपके चुपके से, मगर बहराम शाह ने कभी इससे शादी करने के लिए हामी भरी ही नहीं। आखिर है क्या छिपकली जैसी मेहरू में जो मुझे छोड़कर बहराम ने इससे पसंद किया, मगर लग रहा है कि दोनों में कुछ खास बनी नहीं। सफीना की तेज़ नज़रों ने ज़मीन पर पड़ी हुई अंगूठी देख ली थी। अरे इतनी महंगी रिंग यहाँ ज़मीन पर पड़ी है, मेहरू चीज़ें संभाल कर नहीं रखती क्या? इसने ज़मीन पर पड़ी हुई अंगूठी उठाई थी। बहराम ने अपना रुख मोड़ लिया। वो इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। सफीना के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे आवाज़ दे लीजिएगा, आपका काम करके मुझे खुशी होगी। मायने ख़ेज़ अंदाज में कहते वो कमरे से बाहर निकल आई थी। अंगूठी अभी तक इसके हाथ में थी। इस अंगूठी पर इसी का तो हक था। इंतहाई इस्तेहकाक से इसने अंगूठी पहन ली। मेरे नाप की है। वो खुशी से चहक उठी। जबकि इन सारी बातों से बेनियाज मेहरू फरवा के साथ इसके कमरे में लूडो की नई बाजी लगा रही थी। हवेली पर वो रात चुपके से उतरी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने कमरे में क्यों नहीं गई? अभी तक ज़किया बेगम ने मेहरू को बेचैनी से फरवा के कमरे में टहलते देखा तो हैरत से सवाल किया था। वो दिल मिला उठी। वक्त वो मुझे डांटते रहते हैं, मुझे नहीं जाना इनके कमरे में, मुझे वापस अपने कमरे में जाना है, प्लीज़ अम्मी, वो लजाजत से बोली थी। ज़किया बेगम का दिल चाहा अपना सर पीट लें। मेहरू कुछ शर्म कर लो अभी और इसी वक्त बहराम के कमरे में जाओ। तुम्हारा शौहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा और तुम यहाँ खड़ी हो। अगर तुम्हारे तायाजान को पता चल गया तुम्हारी ये हरकतें हैं तो पता नहीं तुम्हारा क्या हशर करेंगे। जल्दी जाओ। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं था, मेहरू को बाजू से पकड़कर दबोचते हुए बहराम के कमरे में ले आई थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती मेहरू ने पलटकर इमदाद तलब निगाहों से माँ को देखा, मगर वो इसे अंदर दाखिल होने का इशारा करते पलट गईं। मेहरू ने खामोशी से अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कमरे में नहीं था, वॉशरूम में था, ये भी शुक्र था। जल्दी से बेड की तरफ लेटते मेहरू के कंबल अपने सर तक ओढ़ लिया। वो इसके आने से पहले सो जाना चाहती थी और इसकी किस्मत अच्छी थी कि चंद ही पल में वो नींद में डूब चुकी थी। बहराम शाह कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो पूरे कमरे की लाइट रोशन होने के बावजूद इससे गहरी नींद सोता देखकर चौंक गया था। सारी लाइट्स ऑफ करके वो बेड पर एक तरफ को लेट गया। कमरे में मेहरू की मौजूदगी इसे डिस्टर्ब कर रही थी। इसकी खुशबू कमरे की हर चीज़ पर हावी होने लगी। सर झटकते बहराम शाह ने सोने की कोशिश की थी। वो नींद में था जब अचानक किसी अजीब से एहसास से इसकी आँख खुली। कोई सिसकियाँ लेकर रो रहा था। बहराम ने आंखों पर से बाजू हटाया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज़। सिसकियों के दरमियान ये टूटे फूटे जुमले मेहरू के लबों से निकल रहे थे। बहराम एक झटके से उठा। मेहरू, क्या हो गया तुम्हें? इसने साथ लेटी मेहरू का कंधा हिलाया। वो गहरी नींद में थी और नींद में सिसकियाँ लेकर रो रही थी। कंबल को दोनों मुट्ठियों में जकड़े वो जैसे खुद को किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेहरू, क्या हुआ? बुरा ख्वाब देखा है क्या? बहराम शाह ने फ़िक्रमंदी से इसके गाल थपथपाए थे। वो एकदम ही बुरी तरह से चीख उठी। दूर हटे मुझसे अम्मी जान, मुझे प्लीज़ मत बचाएं, मुझे छोड़ दो। वो एकदम खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। बहराम शाह साकित रह गया। मेहरू, क्या हुआ है? होश में आओ। इसने बेकाबू होती मेहरू को दोनों बाजों से पकड़कर झंझोड़ा था। मेहरू को एक ज़ोरदार झटका लगा। इसकी आंखें बेयकीनी से फैली। इसने बहराम शाह को देखा जो बिल्कुल इसके साथ बैठा था। क्या हुआ मेहरू, कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? वाइस्तगी से बोलता इसने मेहरू को अपने साथ लगा लिया।
اس کے سینے سے ٹکراتے مہرو کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی اور یکدم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بہرام شاہ ساکت رہ گیا۔ مہرو نے دونوں مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو بھینچ لیا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ بہرام کو اس کے ناخن اپنی جلد میں دھنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ مہرو اٹس اوکے، میں تمہارے پاس ہوں، سب ٹھیک ہے، کوئی برا خواب تھا؟ بس بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے وہ بہرام شاہ نے آہستگی سے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹے تھے۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت سے ہلاتے وہ اس سے چپ ہو جانے کا کہہ رہا تھا، حالانکہ اس کا اپنا دل بے چین ہوا جا رہا تھا۔ روتے روتے وہ کب خاموش ہوئی اس سے خود پتہ نہیں چلا۔ رات کی افسوس بھری تاریکی نے بہرام شاہ کو احساس دلایا کہ لرزتا کانپتا یہ وجود اس کی ملکیت تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ ساری نفرت، ساری کدورت ہوا ہو گئی۔ مہرو کے لیے دل میں اچانک سے ایسے جذبے نمودار ہوئے کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ اس کی قربت اسے اچھی لگ رہی تھی اور اب اسے اس رشتے سے انکار نہیں تھا۔ صبح کی دھوپ چاروں جانب پھیلی تو مہرو نے آنکھیں کھولیں۔ گڈ مارننگ، اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ مسکراتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی پائنے کی جانب بیٹھا اپنے جوتے پہن رہا تھا۔ آفس جانے کے لیے وہ ریڈی تھا۔ مہرو نے پلکیں چپکا کر یاد کرنے کی کوشش کی اور جب گزری رات اسے یاد آئی تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھتے اس نے اپنے بال سمیٹے۔ بہرام شاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ سرخ پڑ رہی تھی، اپنے لب کچل رہی تھی۔ بہرام شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ شادی انسان کو اتنی خوشی دیتی ہے، تمہارا تو الگ ہی روپ دیکھا میں نے رات کو، وہ شرعی لہجے میں بولتے ہوئے اپنی کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ مہرو نے رخ دوسری طرف موڑا، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ریسٹ کر لو، میں ملازمہ سے کہوں گا کہ ناشتہ کمرے میں بھجوا دے اور میں جلدی آ جاؤں گا، پھر کہیں ڈنر کرنے چلیں گے۔ وہ بالکل بدلا ہوا بہرام شاہ لگ رہا تھا اور وہ غصے والا ماتھے پر بل ڈال کر رہنے والا بہرام شاہ تو جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا، اور وہ شوق چنچل مہرو بھی تو کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ تو خاموشی سے مہرو تھی جو اپنی انگلیاں مسلتی اس کے کمرے سے چلے جانے کی منتظر تھی۔ رات کیا ہوا تھا اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اسے خداحافظ کہتا بہرام شاہ کمرے سے نکلا تو مہرو نے گہری سانس لی۔ ماضی کے تلخ سائے اس کا پیچھا چھوڑتے نہیں تھے۔ آخر کب وہ سب کچھ میرے ذہن سے نکلے گا، وہ سسک اٹھی تھی۔ وہ برا خواب سے خواب نہیں تھا، اس کا ماضی تھا جو اس کی جان چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ اس ماضی سے بچنے کے لیے تو خود پر الڑ لاپرواہی لڑکی کا چولا پہن رکھتی تھی، جیسے اسے کسی چیز کا احساس نہ ہو۔ اگر وقت نارمل لڑکی ہوتی تو اس وقت بہت خوش ہوتی، مگر وہ نارمل ہی تو نہیں تھی۔ سر تک کمبل اوڑھتے مہرو نے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ جی بھر کر رونا چاہتی تھی۔ بہرام شاہ کو آفس کے لیے نکلتے دیکھ کر لیونگ روم میں بیٹھے پھپھو نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ سفینہ جو ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے بغور ماں کا چہرہ دیکھا۔ فکر مت کریں امی، اگر بہرام کے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکی تو میں مہرو کو بھی اس قابل نہیں رہنے دوں گی تو وہ بہرام کے ساتھ رہے۔ وہ تلخ ہو رہی تھی۔ پھپھو نے سر جھٹکا، چھوڑو اب، بہرام کا خیال تمہارا ایک اچھا رشتہ ہے، شکر ہے کہ خاندان والوں نے خاندان سے باہر شادی کرنے کی حامی، تم وہاں رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ مگر سفینہ نے سختی سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ نہیں، بہرام کے سامنے مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ ذکیہ بیگم نے بھی بہرام شاہ کو حویلی سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ مہرو کی تلاش میں اوپر کمرے تک چلی آئی تھی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی وہ کمبل میں سر دیے زاروں قطع رو رہی تھی۔ کیا ہوا مہرو، تم دونوں کا پھر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ بہرام نے تمہیں کچھ کہا؟ وہ گھبرا کر اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ انہوں نے کمبل مہرو کے چہرے سے سرکایا تو آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اب میں یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، میں بہرام کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، میں اسے دھوکہ نہیں دوں گی، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی۔ ذکیہ بیگم سن رہ گئی۔ چپ ہو جاؤ مہرو، خبردار، جو تم نے اپنے منہ سے ان ساری باتوں کا ذکر کیا جنہیں ختم ہوئے ایک وقت گزر چکا ہے، نکال دو اپنے ذہن سے وہ سب کچھ۔ اپنا بنا بنایا گھر میں بات مت کرو۔
بہرام بہت اچھا لڑکا ہے مگر آخر کو وہ بھی ایک مرد ہے. اگر تم نے اسے وہ سب کچھ بتایا تو ایک لمحہ نہیں لگائے گا تمہیں چھوڑنے میں. ذکیہ بیگم کے لہجے میں خوف اتر آیا. مہرو نے کمبل دور پٹکا اور اٹھ بیٹھی. مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب امی. اسے سچ پتہ چلنا چاہیے جو کچھ میں نے کیا تھا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا. اس کی بات ادھوری رہ گئی. ماضی کی تکلیف یاد اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی. ذکیہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری. مہرو ماضی کو بھول جاؤ. تم اس وقت 14 سال کی تھی. اگر ماضی کے مالی کی بیٹی نے تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور تم اس کے بہکاوے میں آ کر اس کے کوارٹر میں ملنے چلی گئی تو یہ سب بہرام کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شکر تھا کہ اس کے ارادے کامیاب نہیں ہوئے. میں موقع پر پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد میں نے اسی وقت مالی اور اس کے بیٹے کو نکلوا دیا. یہ بات میرے اور تمہارے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں، لیکن تم اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں پوری حویلی کو یہ بات بتاؤ گی. ذکیہ بیگم کا لہجہ سخت ہو گیا. مہرو نے بے بسی سے رخ دوسری جانب موڑا. ذکیہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلیاں دے رہی تھی. بہرام کو کبھی پتہ نہیں چلے گا. تم فکر مت کرو. تم دونوں خوش رہو گے. مگر وہ کیا جانتی تھی کہ دروازے کے باہر کھڑی سفینہ سب کچھ سن چکی تھی اور اس وقت اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی تھی. جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا. اس کے ہاتھ تو ایک ایسا تڑپ کا پتہ لگ گیا تھا جسے پھینک کر وہ بہرام اور مہرو کا رشتہ ایک جھٹکے میں ختم کر سکتی تھی. وہ اطمینان بھری چال چلتی کمرے سے دور ہٹ گئی. اسے کچھ سوچنا تھا اور سوچنے کے لیے ٹائم بھی کم تھا. وہ بہرام اور مہرو کو مزید ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی. آفس میں بیٹھے بہرام شاہ نے موبائل پر مہرو کا نمبر ڈائل کیا. کئی بار کال جانے کے باوجود بھی کال ریسیو نہیں کی گئی. حیران ہوتے ہوئے اس نے موبائل واپس کیا تو کچھ زیادہ ہی مسکرا رہی ہیں. موصوف لگتا ہے بات بن گئی ہے. ارسلان نے اسے مسکراتے دیکھ کر چھیڑا تھا. وہ بہرام شاہ میں ماتھے پر آئے بال ایک ہاتھ سے پیچھے سمیٹے. عورت پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا تھا. ارسلان جب اماں جان میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئیں اور ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک میں یہی تانے سنتا ہوں کہ میری ماں گھر سے بھاگ گئی تھی اور ہم سب اتنے غیرت مند ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکے، انہیں ڈھونڈ تک نہ سکے. تو جانتے ہو میرا خون کھولتا ہے. پہلے تو دل چاہتا تھا اس دنیا سے عورتوں کا وجود ختم کر دوں، مگر اب احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ذکیہ خالہ جنہوں نے مجھے پالا ایک ہی حویلی میں رہتے، وہ دن رات اپنی بہن کے خلاف ہونے والی باتیں سنتی رہیں مگر انہوں نے کبھی مجھ سے نفرت نہیں کی. اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور مہرو اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی. مہرو بہت معصوم سی ہے مگر وہ بہت پیاری ہے. مجھے اس کی موجودگی میں سکون ملتا ہے. میں اس رشتے کو ہمیشہ نبھاؤں گا. وہ پرعزم تھا. ارسلان نے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی مگر بہرام نے جانتا تھا کہ کچھ تو تھا جو بدل چکا ہے. اسے شام اسے آفس کے کام سے دوسرے ملک جانا پڑ گیا. کچھ کام ایسا تھا کہ اگلے 3 ہفتوں تک وہ پاکستان واپس لوٹ ہی نہ سکا. نہ ہی وہ دوبارہ مہرو سے بات کر سکا. 1-2 بار حویلی کی لینڈ لائن پر کال کر کے اس نے سب کی خیریت معلوم کر لی تھی. وہ نہیں جانتا تھا پیچھے کیا چل رہا اور مہرو جو اس کی غیر موجودگی پر کچھ بے چین تھی. سفینہ نے اس کے پاس آ کر بیٹھنا شروع کر دیا. ان 3 ہفتوں میں وہ اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے چکی تھی. مہرو کو اندازہ نہ تھا کہ ہمیشہ لیے دیے انداز میں رہنے والی سفینہ بس کتنی ہمدرد کیوں بن رہی ہے. وہ کریت کر اس کے اور بہرام کے متعلق سوالات کرتی. مہرو جو فطری طور پر معصوم تھی اس کی چالاکی کو سمجھ نہیں پائی. انجانے میں اس نے اپنے اور بہرام کے متعلق رشتے کے تمام تر خدشات اس کے سامنے ظاہر کر دیے تھے. سفینہ کو بس بہرام کے واپس آنے کا انتظار تھا اور کل رات کو ہی تو بہرام نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ آج شام 6 بجے تک پاکستان پہنچ جائے گا. اچھا میں چلتی ہوں، مجھے شہر جانا ہے. سفینہ نے اس صبح مہرو کو خداحافظ کہا تھا. صبح کے 10 بج رہے تھے اور مہرو خاموشی سے اٹھ کر کچن میں ذکیہ بیگم کے پاس چلے آئے. اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اچانک شیلف پر رکھا اس کا موبائل بجا. موبائل پر سفینہ کا نمبر نظر آ رہا تھا. موبائل ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے باہر لان میں نکل آئی. کیا ہوا سفینہ، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے پوچھا. دوسری جانب سفینہ کی انتہائی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی.
यार मेरू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ मैं। तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकती और घर में भी किसी को कुछ मत बताना प्लीज़। तुम जानती हो ना, सब मेरी जान ले लेंगे। दरअसल मैं एक लड़के को पसंद करती थी और मैं इससे मिलने आई हूँ, मगर वो यहाँ नहीं है। अब मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं और मैं हवेली की गाड़ी में नहीं आई, वरना सबको पता चल जाता। प्लीज़ तुम किसी तरह यहाँ आ जाओ। हवेली में से किसी को मत लाना, ड्राइवर को भी मत लाना। तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके इस पते पर आ जाओ प्लीज़। सफ़ीना बुरी तरह से रो रही थी, बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। बार बार यही स्टार कर रही थी कि हवेली में किसी को कुछ पता न चले, क्योंकि अगर मेहरू ने किसी को कुछ बताया तो अरबाज शाह इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेहरू की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। लेकिन मैं वहाँ कैसे आऊँ? सफ़ीना, मैं अम्मी को बता देती हूँ, इसने पूछा था। मगर दूसरी जानिब सफ़ीना मुसलसल इनकार करती रही। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो मुझे बता दो, मैं अकेली वापस आई तो हवेली वालों को शक हो जाएगा। प्लीज़ तुम भी आ जाओ, हम शाम से पहले पहले वापस हवेली पहुंच जाएंगे। हम कहेंगे हम शॉपिंग करने गए थे। दोनों साथ में होंगे तो किसी को कुछ शक नहीं होगा। सफ़ीना मुसलसल तब तक इसरार करती रही जब तक मेहरू ने घबराकर फ़ोन बंद नहीं कर दिया। सफ़ीना का दिया हुआ एड्रेस एक शॉपिंग मॉल का था। मेहरू हवेली से कॉलेज जाती रही, मगर वो भी सिर्फ हवेली की गाड़ी पर यह मशहूर शॉपिंग मॉल कहाँ था, इससे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मगर इसे सफ़ीना की मदद करनी थी, वो ऐसी थी, नरम दिल। अम्मी, मैं अपनी दोस्त फ़ायज़ा के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी, इसने ज़किया बेगम को इत्तला दी। इन्होंने सर हिला दिया। फ़ायज़ा हवेली से कुछ फासले पर एक दरमियानी दर्जे के घर में रहती थी। वहाँ आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ज़किया बेगम ने कहा भी कि निम्रा और फरवा को साथ ले जाओ, मगर वो खामोशी से चादर की बजाय अबाया ओढ़ती हवेली से बाहर निकल आई। मुलाजमीन ने इसे जाते हुए देखा, मगर किसी ने नहीं रोका था। वो हवेली से निकलती सीधा बस स्टेशन तक आई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते इसके कदम बुरी तरह से लड़खड़ाए, मगर इसे सफ़ीना की इज्जत की हिफाजत करनी थी। इसे पता था अगर ज़रा सी भी ऊंच नीच हो गई तो हवेली वाले इसका जीना हराम कर देंगे। पहले इसका कहीं रिश्ता नहीं होता, वो सफ़ीना के लिए परेशान थी। शुक्र है कि बहराम घर नहीं है, हम शाम से पहले वापस आ जाएंगे। दिल ही दिल में अज़म करती वो कुछ वक्त में शहर पहुंच चुकी थी और तभी वो बुरी तरह से घबराई। जल्दी में वो अपना मोबाइल तो घर भूल आई थी। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँगी? वो बुरी तरह से परेशान हो रही थी। बस से उतरकर इसने एक रिक्शे वाले को हाथ दिया तो वो रुक गया। मेहरू ने मशहूर शॉपिंग मॉल का इससे बताया। वो शॉपिंग मॉल के मुतालिक जानता था। रिक्शे में बैठकर वो शॉपिंग मॉल के सामने जा पहुंची थी, मगर आगे बदकिस्मती इसकी मुंतजर थी। घंटों शॉपिंग मॉल में फिरने के बावजूद इसे सफ़ीना कहीं नहीं मिली थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। बाहर फैलती सपहर शाम के अंधेरे में बदलने लगी। कहाँ हो तुम सफ़ीना? मेहरू की आंखों में आंसू उतरने लगे। इसका अपनी कमकली पर मातम करने का दिल चाह रहा था। मुझे वापस जाना चाहिए, हवेली में जाकर सबको बताना चाहिए। वो अज़म करते हुए शॉपिंग सेंटर से बाहर निकली। बाहर रात चारों जानिब फैल चुकी थी। जो इसने बाहर कदम रखा, न जाने कहाँ से वो दुबला पतला सा लड़का दौड़ता हुआ आया और अगले पल इसके हाथ में पकड़ा पर्स छीन कर वो एक तरफ को निकल गया। मेहरू के लबों से एक चीख निकली। पर्स में रकम थी। इस रकम के अलावा इसके पास एक धेला भी नहीं था। वो बेजान होते कदमों के साथ ज़मीन पर बैठती चली गई। अब मैं हवेली वापस कैसे जाऊंगी? मैं यहीं रह जाऊंगी। वो मेरे खुदा मुझे बचा ले प्लीज़। खौफ से मेहरू के दिल की धड़कन रुकने वाली थी। और दूसरी जानिब हवेली में पिछले कई घंटे पहले पहुंच जाने वाली सफ़ीना इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी। इसे पता था मेहरू कभी अकेली हवेली से बाहर नहीं गई। पहली दफ़ा जाने में वो इतनी देर के लिए वापस ज़रूर आएगी कि वो कोई ना कोई कहानी घड़ सकती थी। कहानी गढ़ने के लिए आज बेहतरीन मौका था। इसने दरवाजे से अंदर दाखिल होते बहराम को देखा। वो अंदर आ रहा था, सबसे मिल रहा था। मेहरू कहाँ है? इसने हैरत से दाएं बाएं देखा। ज़किया बेगम भी परेशान हो उठी। फ़ायज़ा के घर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। क्या इन्होंने नम्रा और फरवा से पूछा? इन्होंने कंधे उचका दिए। वो मेहरू के मुतालिक कुछ नहीं जानती थी। बहराम शाह ने हैरत से आसमान पर फैलती तारीकी को देखा। रात हो रही है खाला जान। मेहरू इस वक्त अपनी दोस्त के घर क्या कर रही है?
मैं इसे लेकर आता हूँ। वो बैग वहीं लॉन में रखता वापस पलटा था जब सफीना ने इसे आवाज़ दी। कहाँ जा रहे हैं बहराम? वो अपनी मर्जी से गई है। वो इसी का माश की है कि आज ज़किया चची ने आपको बताया नहीं कि कुछ अर्सा पहले वो एक दफ़ा माली की बेटी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी। सफीना की बात पर हवेली में सन्नाटा छा गया। ज़किया बेगम के चेहरे का रंग उड़ा और बहराम इसने सुन पड़ते असाब के साथ मुड़कर ज़किया बेगम की तरफ देखा। क्या मैं झूठ कह रही हूँ? चची जान बताइए ना, मेहरू की इस कसम खाकर बताइए, क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मेहरू ने खुद मुझे बताया कि वो अब तक इस लड़के को नहीं भूली और हो सकता है कि वो इसके लिए हवेली से भाग गई हो। सफीना की बात पर सबको सांप सूंघ गया। बहराम शाह इश्तियाल अंगेज तासुरात के साथ पलटा। सफीना क्या कह रही है? इसकी आवाज़ में मौत की सी सख्ती थी। ज़किया बेगम ना चाहते हुए भी सर हिला गई। वो पुरानी बात है, तब वो सिर्फ 14 साल की थी। वो बस एक गलती थी, मगर आज मेरा दिल कहता है कि वो हवेली से भाग कर नहीं गई। मेरी मेहरू वैसी नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगी थी और बहराम का दिल चाहा वो अपना सर दीवारों से टकरा दे। जिस खदशे ने हमेशा इसे डराया था वही हो गया। फायजा के घर मालूम करने पर इससे पता चल गया था कि वो यहाँ आई ही नहीं और इसके बाद इसे सीधा बस स्टेशन का रुख किया था। सीसीटीवी में देखने पर इसे पता चल गया था कि वो शहर जाने वाली गाड़ी में बैठी थी। बहराम की रगों में खून मुंजमद होने लगा। बिल्कुल इसकी माँ की तरह मेहरू ने भी इसे धोखा दिया था। मैं पहले ही कहता था, मैं जानता था औरत एतबार करने के लायक नहीं और आप सब ने मुझे मजबूर किया शादी करने के लिए। बिल्कुल मेरी माँ की तरह वो भी मुझे धोखा देकर भाग गई। वो हवेली वापस आया था और अब इसकी गरजदार आवाज़ हर किसी का दिल सहमाए दे रही थी। ज़किया बेगम का तो ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है बहराम, मेहरू ऐसी नहीं है। वो तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो बामुश्किल बोली थी। खामोश हो जाएं आप अपनी बेटी की मोहब्बत में। आप इतनी अंधी हो गई हैं कि इसके किरदार तक को छुपा रही हैं। घर से भाग गई आपकी बेटी। बहराम का बस नहीं चल रहा था कि वो दुनिया को तहस नहस कर दे। वह गुजरता जा रहा था। मेहरू का मोबाइल भी कमरे में पड़ा था, जो साबित करता था कि वो पूरे इरादे के साथ हवेली से बाहर निकली थी। सफीना के लबों पर मुस्कुराहट थी। सारा खेल इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक हो गया था। इससे यकीन नहीं था कि मेहरू इतनी बेवकूफ़ होगी कि मोबाइल भी घर छोड़ जाएगी और दोबारा पलट कर हवेली का रुख ही नहीं करेगी। ना मालूम इसके साथ क्या हुआ, मगर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो खुश थी, बेहद खुश। रात के 11 बज चुके थे जिस वक्त बहराम शाह ने शहर भर में अपने आदमियों को मेहरू की तलाश के लिए दौड़ा दिया था। वो इसे जान से मारना चाहता था। जब इसका मोबाइल बचा कोई अनजान नंबर था। बहराम, बहराम कहाँ हैं आप? मैं बात कर रही हूँ मेहरू। मुझे आपके अलावा और किसी का नंबर याद नहीं है। मैं शहर में हूँ। दूसरी जाने मेहरू की आवाज़ थी। वो बुरी तरह से घबराए हुए थी, अंदाज में बोल रही थी। बहराम का सारा खून सिमट कर जमा हो गया। वो एक झटके से उठा। कहाँ हो तुम? कहाँ से बात कर रही हो? वो चुभते हुए लहजे में पूछ रहा था। दूसरी जानी मेहरू ने बामुश्किल अपने आंसू रोके। मुझे नहीं पता, मुझे सफीना ने कॉल करके यहाँ बुलाया था, शहर में शॉपिंग मॉल में, मगर मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो यहाँ नहीं मिली। कोई मेरा पर्स लेकर भाग गया। मोबाइल भी मेरे पास नहीं है। मैंने एक ट्रैफिक पुलिस वाले से मोबाइल लिया, सिर्फ आपका नंबर याद था। क्या पाकिस्तान वापस आ गए हैं? वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। बात के दरमियान में रोने लगी। इसके पास खड़े इस पुलिस वाले ने फ़ोन लेकर कान से लगाया। साहब, ये लड़की बड़ी देर से यहाँ बैठी रो रही है, बहुत परेशान है। इसके पास पैसे नहीं हैं, आप लोग इसको ले जाएं। इसने एड्रेस बहराम शाह को समझा दिया। फ़ोन बंद करते इसने कमरे से मेहरू का मोबाइल मंगवाया। कॉल हिस्ट्री चेक करते इसकी निगाह सबसे ऊपर रिसीव की गई सफीना की कॉल पर पड़ी। वो अक्लमंद आदमी था, डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। इसने कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक की। खुशकिस्मती से मेहरू के मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स ऑन थी। इसने बुलंद आवाज़ में सफीना और मेहरू की कॉल रिकॉर्ड प्ले की थी। सफीना के चेहरे का रंग उड़ता चला गया। इस नहज पर तो इसने सोचा ही नहीं था, मगर अब देर हो चुकी थी। इब्रार ताया खाए जाने वाली निगाहों से इसकी सिमत देख रहे थे। फूफो ने अपना सर पकड़ लिया। इनकी बेटी खुद को अक्लमंद समझती थी, मगर दर हकीकत वो इंतहाई बेवकूफ़ थी और इसने अपनी बेवकूफ़ी के हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मैं मेहरू को लेकर वापस आ जाऊँ, तब तक सफीना मुझे इस हवेली में नज़र नहीं आनी चाहिए।
किसी राहगीर से भी इसकी शादी करनी है तो करे, मगर अभी यहाँ नहीं रहेगी। उंगली उठाकर फूफो जान को धमकी देते वो हवेली से बाहर निकला। 45 मिनट का रास्ता इसने आधे घंटे में तय किया। जब वो बताए गए पते पर पहुंचा तो वो बेंच पर बैठी लर्स रही थी। ट्रैफिक पुलिस वाला इसके पास ही खड़ा था। बहराम को देखते वो भागकर इसके तक आई। अपनी सफाई देने की कोशिश में न जाने वो क्या कुछ कहती रही, मगर बहराम ने इसे खामोश करवा दिया। मैं सब सुन चुका हूँ, आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, तो मेरी तवक्को से बढ़कर कम अकल हो। वो इसे झड़क रहा था और पहली दफ़ा मेहरू को इसका झड़कना बुरा नहीं लगा था। इसका हाथ थाम कर वो वापस हवेली ले आया। अपनी हवेली अपने घर में कदम रखते मेहरू ने सुकून भरा सांस लिया। वो बहराम के साथ महफूज थी। आज इस बात का एहसास हो गया, तुमने मुझे इस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कमरे में आते इसने मेहरू से संजीदगी से पूछा था। हवेली में किसी ने मेहरू से कोई सवाल नहीं किया था। बहराम ने सवाल करने नहीं दिए। अब वो खुद सब कुछ पूछना चाहता था। आंसू भरी निगाहें उठाकर मेहरू ने इसके सिमत देखा। मुझे लगा था आप यकीन नहीं करेंगे, वो सब मेरी कम उम्री की गलती थी। इससे मुझे मोहब्बत का यकीन दिलाया और मैंने कर लिया, मगर मैंने इसकी बहुत बड़ी सज़ा भुगती है। वो आज तक मेरे ख्वाबों में आते हैं। मैं खौफजदा रहती हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? वो फूट फूट कर रोने लगी। बहराम ने आहिस्तगी से इसे अपने साथ लगा लिया। तो मुझे पहले बता देती तो सफ़ीना को इतनी मोहलत ना मिलती कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान दूरियां पैदा कर सके। हाँ, मगर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे माजी में क्या था। तुमने मेरे साथ इस रिश्ते को मुकम्मल कर दिल से कबूल किया है, मेरे लिए बहुत है। मेहरू की आंखों में खुशी के आंसू जगमगाए थे। खुदा ने इसके लिए बेहतरीन साथी मुंतखब किया था। आंसू साफ करते वो खुले दिल से मुस्कुराने लगी।